जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, गालिब चालिब वालिब, वो जो वहाँ हुआ था कि या तो अपना धर्म परिवर्तन करो या फिर आप अपनी कश्मीर घाटी छोड़ दो, या फिर यदि आप यहाँ से जा रहे हो तो आप अपनी स्त्रियों को हमको देकर जाओ। मुझे बताओ 1990 का जो एरा था उस समय तक भारत में इंटरनेट अवेलेबल था, आज उसकी कवरेज हमको कहीं मिलती है क्या? नमस्ते भारत एक नई सोच देखना शुरू कर चुके हैं और चुनावी समर का आगाज भी हो चुका है और भारत एक नई सोच की टीम देश भर के कोने कोने में जा रही है। अभी इस वक्त हम लोग जम्मू कश्मीर में हैं और जहां पर उपस्थित हैं ये एक छात्रावास है। हमारे साथ यहाँ पे पत्रकारिता के छात्र भी हैं। आपने भारतीय जनसंचार संस्थान का भी नाम सुना होगा और यहाँ पे तमाम पत्रकारिता के छात्र। हमने सोचा कि कोने कोने में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, खासकर यूपी बिहार के लोगों से बात कर रहे हैं। अपने कैमरा में चाहूँगा थोड़े से आगे की तरफ बढ़े तो आप यहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले मेरी नज़र जो गई है सबसे पहले यहाँ पे, शुभम आप थोड़ा से और आगे बढ़े दिखाएं तो यहाँ पे आपको टीआरपी की किताब मिल जाती है, टीवी न्यूज और बाजार। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि पत्रकारिता के छात्र हैं। हालांकि हमको तो पहले से पता है कि भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्र हैं, तो हमें लगा कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि जो आम इंसान, आम लोग होते हैं, आम नागरिक होते हैं या किसी और प्रोफेशन में होते हैं, तो उनसे बात करने पर मुद्दों के बारे में अलग पता चलता है। लेकिन जब इन छात्रों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके विचार थोड़ा से और लोगों से अलग होंगे। और बात करें दूसरी बात तो यहाँ पे जैसे इनसे पहले मिल चुका हूँ, ये दुष्यंत है जो कि यूपी के मथुरा से हैं। दुष्यंत, ये अभय, यहाँ पे ये अनुज है जो कि शायद आप भी यूपी से ही हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, नवाबों के शहर से हैं। और ये हमारे मोहित हैं, दो मोहित हैं यहाँ पे। एक पीछे मोहित बैठे हैं जिनका ये रूम है, जिनसे हम पहले बात कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब इनको पता चला कि वीडियो यहाँ पे शूट होगा तो चीज़ों को सुव्यवस्थित करने में लग गए थे पहले से। और हमारे साथ ये हैं तुषार। तुषार, आप कहाँ से हैं? जी मैं कानपुर से हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो। कानपुर का क्या फेमस है? कानपुर का चमड़ा फेमस है, बट गुटखा भी फेमस है। गुटखा भी प्रोपेगेंडा है कि गुटखा फेमस है, लेकिन अब वहाँ पे हमारी रोड में भैया गुटखा फेमस है भैया, देखो गलत बात है भाई। तो कहीं ना कहीं अभी पिचकारी निकल जाएगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं बिक्री भी हो गई। लेकिन मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले दुष्यंत के पास आना चाहेंगे। दुष्यंत, लगातार चुनावी समर का आगाज हो रहा है, बीजेपी भी लिस्टें निकाल रही हैं। एक जैसे आप पत्रकार हैं, मैंने पहले भी बोला कि एक आम नागरिक अलग तरीके से सोचता है, लेकिन आप जैसे पत्रकार हैं तो आप पत्रकारों के लिए क्या मुद्दे इस बार इलेक्शन में होने वाले हैं? कहीं ना कहीं आप वोट भी दे चुके होंगे जी। कितनी बार? मैंने अभी लोकसभा का एक बार वोट दिया। 2019 में? जी 2019 में। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट दिया था, लेकिन इस बार जब वोट देंगे तो उस पर आपके क्या मुद्दे होंगे? देखो, एज ए जर्नलिस्ट एक जो सामान्य जनमानस होता है उसके मुद्दे विभिन्न हो सकते हैं, और एक जो पढ़ा लिखा जो सीमंत वर्ग है समाज का उसके मुद्दे भिन्न हो सकते हैं। तो मैं एक प्रशिक्षु पत्रकार हूँ, उसके अनुरूप मेरे जो मुख्य मुद्दे होंगे वो ये होंगे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, सरकार उन पर आंच ना आने दे। सरकार हमारे देश को सशक्त करे हर क्षेत्र में, रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, या जो धार्मिक क्षेत्रों में हम कुछ अगानताओं द्वारा उन पर अत्याचार किया गया, क्योंकि एक राज्य का लोकतंत्र में अपनी प्रजा के प्रति उसका एक मूल धर्म होता है कि जो स्थानीय लोगों के धार्मिक के क्षेत्र हैं, जो उनकी श्रद्धा के क्षेत्र हैं, जो जगह हैं, उनको सरकार वापस कराए। तो मेरे पास यही मुद्दे हैं कि शांति, भारत प्राचीन समय में कहते हैं कि भारत पहले एक सोने की चिड़िया थी। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो अपना ये प्रयास कर रही है कि जो भारत का जो मूल स्वरूप है उसको वापस किया जाए। तो हम उसी सरकार के साथ हैं, जो भारत का मूल दर्शन है, जो भारत की मूल पहचान है, उसको वापस करने में अपना सहयोग दे रही है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं शब्दों का चयन जो आपका बहुत बेहतर है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता क्षेत्र में तो होना भी चाहिए, लेकिन आपने धार्मिक और कहीं ना कहीं प्राचीन चीज़ों से, सभ्यता से जोड़कर बात की। अभी कम से कम 1-2 घंटे पहले CAA पे कानून लागू हो गया, लोगों ने बताया, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, 11 दिसंबर 2019 को माननीय जो भारत के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा एक विधेयक लाया गया था संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ही सभाओं से ये जो विधेयक है 2/3 बहुमत के द्वारा ही पारित किया गया। उस समय सरकार ने ऐसी कोई एडवाइजरी लागू नहीं की गई थी कि CAA लागू होगा, लेकिन जब सरकार ने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया, 12 दिसंबर 2019 को ये गजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जारी होता है कि हम CAA को लागू करेंगे। तो देश भर में शाहीन बाग जो था वो इनका एक मुद्दा, एक उनका क्षेत्र बन गया था। जो लेफ्ट और लिबरल नाम की जो लॉबी चलती है इनकी, इन्होंने उसको पकड़ लिया था, कब्जा कर लिया था।
सरकार को दबना पड़ा क्योंकि इलेक्शन थे उस समय। आज फिर से ये सीए जो है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की उसकी एडवाइजरी जारी हुई है कि आज से इसको लागू कर दिया जाएगा। मूलतः मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को ये सीए है क्या। नहीं, इस पे हम आएंगे विस्तार से, इस पे चर्चा कर, और लोगों से बात कर लेते हैं। आपने सीए पे बताया, शाहीन बाग का भी जिक्र कर दिया। हमारे साथ अभय हैं। अभय, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में बक्सर से। अच्छा, एक कहावत फेमस है, जैसे कि जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पत्रकारिता के छात्र था, तो वहाँ पे देश भर से 120 छात्र थे। लेकिन एक कहावत फेमस थी कि आप ढेला होता है ना, उसको पत्थर उठा के कहीं मारेंगे ना 120 लोगों के बीच में, कि 90% चांस से कोई बिहार वाले को ही लगेगा। तो बिहार के लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना क्यों रुचि रखते हैं? बिहार के लोग मेहनती होते हैं, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। उनमें श्रम यूपीएससी में दिखता है। बिल्कुल, उनका श्रम जिंदा रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाए तो बिहार के लोग अपनी प्रतिभा के दम पर उस जगह पे हर जगह पहुंचे रहते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र भी हमारे लिए वैसा ही है। पत्रकारिता में पढ़े लिखे होने के नाते और इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि राजनीतिक जो जागरूकता है, बिहार को पूरे देश में सबसे राजनीतिक सक्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है। आप किसी भी बिहार के राज्य में किसी भी दुकान पर चले जाएं, किसी भी घर में चले जाएं, आपको हर घर में कोई ना कोई एक नेता मिलेगा, कोई सदस्य मिलेगा, और हर किसी का कुछ ना कुछ राजनीतिक मुद्दों पर राय और पॉलिटिकल सिचुएशन पर राय रहती ही है, जो कि बहुत जरूरी है एक आम नागरिक के हिसाब से। लोकतंत्र में वो बहुत जरूरी है, जो लोकतंत्र को जीवंत रखती है। इसलिए बिहार के लोग की उसमें रुचि है, इसलिए वही पत्रकारिता में उनका एक रुझान होता है उस तरह से। तो जैसे कि दुष्यंत ने सीए के बारे में बताया, तो अभी 1-2 घंटे पहले मैंने बताया कि लागू हो गया है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सीए लागू हो रहा है वो तो ठीक है। सरकार ने 2019 में भी ऐसा प्रयास किया था लाने का कि जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, जो तीनों राज्यों देशों से ये जो वहाँ के गैर मुस्लिम जो आबादी है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ जो माइनॉरिटी है, वहाँ की जो माइनॉरिटी है, उनको ऐसे नागरिकता देने का प्रावधान है। हालांकि ये प्रावधान पहले भी था, लेकिन अब उसको फास्ट कर दिया जाएगा, उसको जल्दी दिया जाएगा, ऐसा ये सरकार का प्लान था। फिर सरकार उसका विरोध होने लगा पूरे देश में, शाहीन बाग उसका केंद्र बना और पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ, जिसके चलते दबाव में सरकार को वापस लेना पड़ा। हालांकि फिर चुनाव का समय है और काफ़ी कम समय है, तो सरकार फिर से इस मुद्दे को तूल देना चाहती है, हवा देना चाहती है। कहीं ना कहीं ये आपका आरोप है कि सरकार ने चुनाव को देखकर इसको लागू कर दिया? बिल्कुल, ये मेरा आरोप नहीं है। अगर कोई भी राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय है तो उसे पता होना चाहिए, और अगर सोचने समझने की क्षमता है तो आपको लग जाएगा कि आपने अभी तक इतना इंतजार क्यों किया, जबकि चुनाव इतना नजदीक है। 2 महीने पहले आप ला रहे हैं, सबको पता है कि आप 2 महीने में लागू नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए लाए हैं ताकि चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बने और इसके जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास देश में हो। बिल्कुल। अनुज हमारे साथ हैं, नवाबों के शहर लखनऊ से हैं। अनुज, जैसे सीए पे बात हो रही है तो हमने लगता है उसी पे चर्चा कर लेते हैं। कई लोगों का आरोप लग रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे तो आसानी से लागू हो जाएगा, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां पे क्या करेंगे बीजेपी वाले? इसको सेंट्रल की तरफ से लाया गया है, तो अब इसमें जहाँ बीजेपी हो या ना हो उसमें नहीं देखा जाएगा। सीए में ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। जो लोग आए थे बांग्लादेश, पाकिस्तान या एक और जगह से भी, उन लोगों को 6 देशों से लिया जा रहा है। उन लोगों को ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल कराया गया है, उस पे वो जाएंगे, अपने दस्तावेज जमा करेंगे, उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा इस पर जांच की जाएगी, उसके बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा, जैसे कि सीए पे चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी बात करें तो शायद 9 महीने का भी डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन अगले साल से पीजी हो जाएगा। तो जैसे अभी सीए पे आया तो रिसेंट के जो खबरें होती तो उस पर आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए दिया जाता है या वीडियो बनाने के लिए बोला जाता है? वो बिल्कुल बोला जाता है और हम लोग उस पर काम भी करते हैं। अच्छा। हम लोग लेटर टू एडिटर लिखवाते हैं, फिर अपने वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं, जैसा आप अभी कर रहे हैं। तो यही हम लोग भी करते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल पूरा कराया जाता है हमारे आईआईएमसी में। तो हमारे साथ तुषार भी है कि थोड़ा से मुस्कान आ गई थी जब लेटर टू एडिटर की बात हुई। तुषार, आप तो बोल रहे थे कोई चमड़ा के शहर से हैं, कोई पान खा के आथू वाले शहर से हैं। आपके दर्शकों को बता दें कि हम लखनऊ के शहर से हैं, जहाँ चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है। तो कहीं ना कहीं आप नॉनवेज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। अभी दुष्यंत भाई हमारे गुस्सा आ जाएंगे। तुषार, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो फिर प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं कि यहाँ पे पान की क्षेत्र से हैं आप, मसाला गुटखा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हमारे पड़ोसी हैं, हम पान थूकते हैं तो इन्हीं के ऊपर गिरता है। गोमती में साफ हो जाता है, ये भी तो बताओ।
गंगा जी इतनी गंदी कर रखे है कानपुर में कि खा ही नहीं पाता यहाँ तक। क्या तुषार, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि आप लोग लगभग सितंबर में यहाँ पे आए थे। आप लोग सितंबर में आए थे और कहीं ना कहीं अभी एक बिल्कुल 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 370 को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी ठहरा दिया था। तो आप लोग जब आए थे, सितंबर में आए थे और अभी तक में जब 370 हटाया गया, कुछ बदलाव नजर आए? कुछ ऐसा होता कि जैसे हम लोग जब घर से आए थे तो बोला जाता था होते थोड़ा बच के रहना, किसी पे कॉल करना तो आर्मी आतंकवादी के बारे में कुछ बात मत करना, नहीं रिकॉर्ड हो जाता फिर उठा ले, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? नहीं, बट हम सोच के आए थे तो सबके दिमाग में यही विचारधारा है कि एक तरह से यहाँ पे एकदम एकदम आतंकवादी हैं, बहुत कुछ है, नक्सल चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब हम आए तो हमें भी डर था, काफ़ी डर था हमको कि क्या पता ऐसा हो, लेकिन हमारे घर से बोला गया था कि आप जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। अब की सरकार ने काफ़ी कुछ काम कर दिया है। जब कश्मीर जैसी जगह सेफ है तो जम्मू में आज तक इतना आतंकी हमला कभी हुआ ही नहीं है, बट फिर भी दिमाग में जम्मू और कश्मीर की छवि एक ही है। तो लेकिन जब हम आए यहाँ पे हम रहे कुछ टाइम, बट आज तक कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है। लेकिन जब हम आए थे तो यहाँ हमें लोगों ने भी डराया था, जो गार्ड है वो, यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले लोग, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, वो खुद ही बोलते थे कि हम रात भर सोते नहीं हैं। 10-20 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर से कभी भी कोई ना कोई कहे, क्या पता कहीं से कुछ हो जाए, कोई आतंकवादी इधर उधर हो जाए, तो वो खुद ऐसा बोलते थे। लेकिन आज तक ऐसी कोई कुछ हुआ नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ है होने के चांस भी नहीं, क्योंकि बगल में सीआरपीएफ कैंप भी है। बगल में सीआरपीएफ कैंप है, पुलिस स्टेशन है, सब कुछ है, इतना सेफ है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है कि कोई दिक्कत है। अच्छा, तुषार भाई से एक सवाल था कि तुषार भाई का पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का मन कैसे किया? किसी ने फोर्स किया या इंटरेस्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में? नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पत्रकारिता करने आए नहीं थे, लेकिन इंटरेस्ट आते आते बड़ा है। हाँ, नहीं, डिप्लोमा नहीं चाहिए था। जरूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में इंसान को पत्रकारिता करना है। आपके क्षेत्रीय निदेशक सुनेंगे तो कहीं गुस्सा ना कर जाए आपके? नहीं, जरूरी नहीं है हर इंसान को ऐसे जर्नलिस्ट ही बनना है। कुछ एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, कुछ पीआर में जाना चाहते हैं। मेरा पर्सनली रेडियो का था, तो उस चक्कर में मैं जर्नलिज्म में आया था, और यहाँ पे आके जर्नलिज्म तो क्या, कम्युनिकेशन ही सीखा है 7 महीने में। लेकिन वो भी जरूरी होता है कि आप लोगों से कैसे संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। फिर हमने बहुत अच्छी क्लास किया है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। संचार का समाज शास्त्र, बिल्कुल, जय हो जीजी विशा। हमने बोलना सीख लिया है। लेकिन नए शब्द आप लोगों ने सीख लिए। मैं जब यहाँ पे 6 महीने पहले आया था तो माइक के सामने मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था। आज मैं अगर 4 शब्द भी बोल रहा हूँ, अगर मेरा 10% भी प्रोग्रेस हुआ है, संस्थान का श्रेय है। सब हमारे क्षेत्रीय निदेशक का श्रेय है, एकदम संस्थान का भी नहीं है। सब हमारे। तुषार थे हमारे साथ मोहित भी हैं। मोहित आप आगरा से हैं? नमस्कार, मेरा नाम मोहित है जी। हाँ, आप पेठा वगैरह कोई बात नहीं, पेठा वगैरह लाते हैं कि नहीं दोस्तों के लिए? लाता हूँ खूब। तुषार पेठा खिलाते हैं कि नहीं है? जो ये पेठा लाए थे 8-10 डब्बा है, तीन तो ये लड़कियों को खिला दिए हैं, और बचे 3 ये हमारे टीचरों को खिला दिए। एक जो बचा था उसमें से 1 टुकड़ा मिला है, उसके बाद बाकी तो हमारे वो दुष्यंत महाराज। बाकी बचा कुचा इनके एक रूम पार्टनर हैं, बहुत अच्छे प्राणी हैं, वो खा गए हैं पूरा। हम आपको बताएंगे इसका। कोई नहीं, पेठा आया था, लेकिन आरोप लग रहा है कि सबको बांट दिया गया। आपको नहीं मिला, लेकिन आपके दोस्तों को, टीचरों को तो मिल गया। मोहित, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका आने का मन कैसे किया? मतलब मेरा रुचि तो नहीं थी, फिर भी मतलब मैं समाचार या न्यूज़ सुनता था, मतलब टीवी पर, तो मैंने देखा कि दुनिया में छाए हुए पत्रकार हैं, इनके खिलाफ हमें, मतलब पब्लिक है, उनके कुछ बोलना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ हमें जागरूक करना चाहिए, उनके खिलाफ जाएं, मतलब सरकारें हैं उनके खिलाफ बोलती है, हम उसके जागरूक करें। इसलिए मैं पत्रकार के क्षेत्र में आना चाहा हूँ। सभी का परिचय यहाँ पर जो लोग बैठे हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा से बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता और पॉलिटिक्स को जोड़कर बात करते हैं। दुष्यंत, कहीं ना कहीं इन 6-7 महीनों में ये भी सिखाया गया होगा, क्योंकि देश में जो मुद्दा, एक और मुद्दा बना है गोदी मीडिया का, इस बात से बखूबी आप लोग वाकिफ होंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग भी जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो इन बातों को सुनना पड़ता है। हालांकि हम लोग निष्पक्ष तरीके से, जो दर्शक हमारे देखते हैं चैनल को, वो लोग निष्पक्ष तरीके से जानते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, या कोई खबर है तो उसका विश्लेषण कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। देखो, सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजी गोदी मीडिया भारत में आई है, इसका एकमात्र ये अर्थ है कि जो मीडिया हाउस, जो रिपोर्टर, जो एंकर भारत के हितों की और जो हिंदुओं के हितों की बात करता है, उसको आज एक टाइटल और एक टैग दे दिया गया है कि वो लोग गोदी मीडिया हैं। यदि कोई वर्तमान सरकार भारत के हितों की और भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है, भारत की जो सभ्यता है, यदि उसके अनुरूप वो काम कर रही है
और पत्रकारों का ये काम है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, लोगों को जागरूक करें। लोगों में जागरूकता के साथ में जो एक देश का दर्शन है, जो एक देश की प्राचीन व्यवस्था है, उस पर भी लोगों की टिकी बात रहनी चाहिए। अब अभी आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा निष्पक्ष पत्रकारिता वाला। नहीं, मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा आपको। आपने जब बोला कि थोड़ा शांत, तुषार थोड़ा शांत रहें। आपने जब बोला कि जब कोई देश के हितों की बात करता है तो उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन अभय के चेहरे पे थोड़ा मुझे मुस्कान दिखी। तो अभय कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा इधर चेहरा कर ले, आप कुछ कहना चाहिए, इस पे काउंटर करना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, गोदी मीडिया जो शब्द है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसे इस देश के एक पत्रकार ने ही दिया था। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश का हित और सरकार का हित है जो भी हो। इसका मतलब ये है कि गोदी मीडिया का मतलब ऐसी मीडिया जो सरकार की गोदी में बैठ के पत्रकारिता करता हो, और जो मीडिया सरकार की गोदी में बैठ जाए वो पत्रकारिता तो क्या खाक करेगी, वो पत्रकारिता बिल्कुल नहीं कर सकती। वो सरकार की भाषा बोलेगी, जैसे राजतंत्र में होता था, राजाओं के दरबार में चारण और भाट होते थे, वो दिन भर स्तुतिगान करते थे, वही आज की मीडिया करती है, उसी को गोदी मीडिया कहते हैं। इससे बचने का तरीका बताते कि नहीं कॉलेज वाले? बिल्कुल बताते हैं। हमें तो यही सिखाया जाता है कि पत्रकारिता के देखो, पत्रकारिता में सबसे जरूरी है कि नैतिकता तुम्हारे पास कितनी है, और नैतिकता भी फिर उसके मानदंड हैं। आप निष्पक्ष होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए, लोगों की आवाज़ भी तो होनी चाहिए। तो इस सारे नैतिकता के पैमानों को सोच समझकर और तब पत्रकारिता करना चाहिए, ना ही किसी एक धारा में। नहीं कह रहा कि सरकार की धारा में तुम दिन भर सरकार के खिलाफ भी चला रहे हो, ये भी गलत है। तुम किसी फ्री और की गोदी में बैठे हो, विपक्ष की गोदी में बैठे हो। अगर सरकार के साथ हो तो फिर गोदी मीडिया है, तो किसी की गोद में नहीं बैठना है, और चीज़ों को सत्यता और निष्पक्षता और तटस्थता के साथ जो जैसा मुद्दा है जनता के पास बिल्कुल वैसा ही पहुंचा देना है, बिना किसी जज बने हुए। दुष्यंत, अब कोई मत नहीं होना। बिल्कुल दुष्यंत, अब तो ये तय करना मुश्किल हो गया कि जो मैंने शब्द यूज किया था, गोदी मीडिया की काफी चर्चा होती है, उसकी परिभाषा क्या होगी? अभय का सुना आपने? देखो, ऐसा है, आज ये जितने भी आरोप वर्तमान सरकार में लग रहे हैं, जो तत्कालीन सरकारें थीं उनके द्वारा इस देश की जो आत्मा है लोकतंत्र, उसको कितनी बार आघात किया गया था। आज तक 35 बार राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया गया है, बिना किसी संवैधानिक वजह के असंवैधानिक तौर पर उनको बर्खास्त किया गया। आज ये आरोप लगते हैं कि देश में, आप सीधा आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सरकार पर आरोप लगते हैं कि जो सरकार है उसने मीडिया को कंट्रोल में कर रखा है। प्रेस सेंसरशिप भारत के इतिहास में जब से भारत हमारा लागू हुआ है और आज तक मात्र एक बार लगी है। वो एक ऐसा भारत का काला अध्याय था, एक ऐसा काल की बात कर रहे हैं अध्याय था जब 2 वर्ष तक देश की जो प्रशासनिक और शासनिक ढांचा होता है उसको ध्वस्त कर दिया गया। मुझे नहीं लगता वर्तमान सरकार में ऐसा होता है। यदि राहुल गांधी अपनी कोई भी यात्रा निकालते हैं तो कौन बड़ा से बड़ा मेन मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, लाइमलाइट मीडिया उसको कौन कवरेज नहीं देता है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे कोई भी विचारधारा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कवरेज सबको मिल रहा है ना। और यदि मैं अपनी बात को अपने मित्र को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया की जो टर्मिनोलॉजी जनरेट हुई है उसका एकमात्र अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, जो मीडिया हाउस, जो टीवी एंकर, जो जर्नलिस्ट भारत के हितों की और हिंदू धर्म के हितों की बात करता है, यदि सरकार के प्रयास उस ओर हैं और यदि वो उसको कवरेज दे रहे हैं तो लेफ्ट लिबरल इनकी जो कम्युनिटी है उसने उसको टाइटल दे दिया है गोदी मीडिया। जी, तो आपको नहीं लगता कि जो केवल हिंदू धर्म की बात करते हैं उन्हें सभी धर्मों की बात करना चाहिए, मुस्लिम धर्म की बात करना चाहिए, सिख की बात करना चाहिए, ईसाई की भी बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आज वर्तमान में हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ 1990 में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था, जनसंहार, उसकी कवरेज मुझे बताओ किसने की आज तक? आज किस मीडिया हाउस ने की है? जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था, गालिब चालिब वालिब, वो जो वहाँ हुआ था कि या तो अपना धर्म परिवर्तन करो या फिर आप अपनी कश्मीर घाटी छोड़ दो, या फिर यदि आप यहाँ से जा रहे हो तो आप अपनी स्त्रियों को हमको देकर जाओ। मुझे बताओ 1990 का जो एरा था उस समय तक भारत में इंटरनेट अवेलेबल था, आज उसकी कवरेज हमको कहीं मिलती है क्या? किसी वेबसाइट पर जितनी भी आरक्यू की वेबसाइट होती है आज भी हमको कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता आज भी कहीं। और निष्पक्षता की बात है, सबसे पहली बात है हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति में चेतना की शक्ति होती है, एक संचार होता है उसके अंदर, और यदि कोई व्यक्ति ये कहना मैं निष्पक्ष हूँ, सबसे बड़ा वो पाखंडी है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पत्रकार हो नहीं सकता जो निष्पक्ष हो। हर व्यक्ति के अंदर विचार होता है, और जिसके अंदर विचार की सृजनशीलता नहीं है वो व्यक्ति है ही नहीं, वो व्यक्ति एक प्रकार का जानवर है। मैं कहीं ना कहीं आप बार बार अभय की तरफ देख के बोल रहे हैं, इस मुद्दे पे भी आ रहा था कि निष्पक्ष जैसा कुछ होता नहीं है। हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं, जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष की तरफ बातें उसकी हो जाती हैं। अभय, मैं आपके पास आऊँ कि थोड़ा चर्चा
बढ़ती जा रही है, तो इस पे बात करते हैं। मोदी जी नारा देते हैं कि अब की बार 400 के पार, और आप लोग सभी पत्रकार आने वाले समय बनने वाले, कहीं ना कहीं मीडिया फील्ड ज्वाइन करेंगे, तो आपका माइंड सेटअप जानना चाहता हूँ कि अब की बार जो 400 पार का नारा है, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब की बार 400 पार का जो नारा है, वो नारा मोदी जी ने लोकसभा में दिया पहली बार। वहाँ से देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई है कि हम 400 पार आ रहे हैं। इसके पीछे जाएं, ये नारा क्यों है? क्योंकि उस नारे से कुछ महीने पहले, या फिर अभी 2 महीने पहले, वर्तमान से 2-4 महीने आप पहले पीछे जब जाएं, तो बात और चर्चा इस पे हो रही थी कि क्या ये सरकार फिर से तीसरी बार आएगी, 270 क्रॉस कर पाएगी, पूर्ण बहुमत लाएगी या नहीं। चर्चा का विषय ये था। ये 400-300 की तो बात ही नहीं थी। बात ये थी कि अकेले दम पे इनकी सरकार आएगी कि गठबंधन की आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इंडी गठबंधन बन रहा था। सहारा तो लेना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन फिर इन्हें लगा कि अब ये मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने के लिए और मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए इन्होंने ये 400 पार वाला नारा दिया। जब से इन्होंने 400 पार वाला नारा दिया, तो देश में तमाम मीडिया, न्यूज चैनल और जनता के बीच भी सारे मुद्दों से डाइवर्ट होकर इसी पे चर्चा होने लगी कि 400 पार होगा कि नहीं। अब वो पूर्ण बहुमत वाली बात पीछे रह गई। अब 400 पार होगा कि नहीं, इस पे चर्चा होने लगा हर तरफ, हर जगह। तो ये एक किसी भी राजनीतिक दल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनकी तरफ से आए, किसी की तरफ से भी आए, तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष में बनाने के लिए और देश में माहौल बनाने के लिए ऐसे नारे दिए जाते हैं जो चुनावी समय में उनको फायदा पहुंचाए। तो क्या राहुल गांधी इन दबाव के नीचे आ जाते हैं क्या? अब राहुल गांधी भैया दबाव के नीचे आते हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता, वो तो उनके सलाहकार जाने, हम क्या जाने। हम राहुल गांधी को सलाह तो देते नहीं है, वैसे भी वो लोग सलाह किसी से लेते नहीं है। इतने साल से सलाह ली होती तो उनकी दुर्गति होती नहीं। तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही किसी व्यक्ति का समर्थक हूँ। मैं तो बस जो बात है, एक पत्रकार होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने नाते जो जिसे चीजें होती हैं उस हिसाब से देखता हूँ। मेरे लिए देश, मेरा लोकतंत्र सबसे ऊपर है। राजनीतिक जो मेरी विचारधारा है और जो भी राजनीतिक चीजें हैं उससे ऊपर मेरा देश है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को निष्पक्ष कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी देर से प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे साथ अनुज है। अनुज, आपसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है, 0 भ्रष्टाचार है और 0 टॉलरेंस है, और उस पे विकास जो है 100% हो रहा है। तो इस बात से सहमत हैं? भाई हम यूपी के हैं, ऊपर से आप अयोध्या देख ही रहे हैं, तो पूरा विकास हुआ है। अयोध्या का ही विकास नहीं हुआ, अयोध्या के आसपास जितनी भी जिले हैं उन सबका विकास हुआ है। तो हम बिल्कुल मानेंगे कि मोदी सरकार में विकास पूरा हुआ है। लेकिन जब हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से होकर जाता है और प्रधानमंत्री बनाता है, अगर दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल तो हमेशा आरोप लगाते हैं। जैसे हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, तो केजरीवाल का हमेशा यही आरोप रहा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक का मतलब काम करने का तरीका हमारे पास था ना, जो हमारे पास पूरा हमारे अंडर काम होता था, वो केंद्र ने छीन लिया और कई महीनों से लोगों की सैलरी रुकी है। आरोप यहाँ तक लगाया गया कि 3-3 महीने तक लोगों की जांच रोक दी गई थी। तो ये भी तो आरोप लगते हैं। तो केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, केजरीवाल जी ने खुद तो कहीं साइन किया नहीं है। उनके तमाम मंत्रीगण जेल में बैठे हुए हैं, खुद लापता हो रखे हैं, खुद विपश्यना भाग जाते हैं जब उनकी बारी आती है। तो वो क्या दूसरों के ऊपर अपराध लगाएंगे? तो ये अनुज जो बोल रहे हैं, ये किसी पार्टी की तरफ से बोले या निष्पक्ष तरीके से हम बोल कोई रहे हैं? पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं भाई। हम ट्रेनी पत्रकार हैं, हम उसके उस तरीके से देख के उसको बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये तो मुद्दे की बात हुई, लेकिन अगर आगे बात करें तो आने वाले समय में कौन सा चैनल ज्वाइन करने का मन है? जो आप दिला दे सर। अबे हम इसी में ले लीजिए सर इंटर्नशिप। तो चलिए ठीक है। भारत एक नई सोच में आप काम करना चाहते हैं, लेकिन भारत एक नई सोच की एक टर्मिनोलॉजी है कि जो काम करेगा निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा। किसी के बारे में आपने जैसे देखा, कम से कम 15-20 मिनट हो गए, हमने किसी का निष्पक्ष नहीं लिया, निष्पक्ष तरीके से बात कर रहे हैं। आपको लगा कि हमने किसी पार्टी का समर्थन दिया है? ना तो आप ये तो आप मोदी हमारे चाचा है, ना केजरीवाल हमारे ताऊ है। ये तो आप तय करेंगे या तो फिर हमारी जनता तय करेगी? बिल्कुल आपकी ऑडियंस है, आपके चैनल पे जाएगा, ऑडियंस तय करेगी। तो हमारे साथ पत्रकारिता के छात्र थे और हम लोग इस समय जम्मू में हैं और ये जम्मू का भारतीय जनसंचार संस्थान परिसर है। यहाँ पे लोगों से बात की और तमाम मुद्दों पे बात हुई और सबके अलग अलग विचार हैं। यहाँ पे बहस इस बात पे भी हो गई कि मोदी जी 400 का मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो था पूर्ण बहुमत पे आने का, लेकिन 400 का बना दिया गया है। गोदी मीडिया की बात हुई तो गोदी मीडिया पे मुद्दा ये आया कि जो लोग धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में दिखाते या सरकार के बारे में दिखाते हैं, उनको गोदी मीडिया तय किया जाता है। लेकिन इस बात पे आपको तय करना है कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। धन्यवाद।